हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो आप यहां मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सभी का उद्देश्य है कि अब हर एक बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, चाहे वो कहीं भी बच्चे रह रहे हो, कोई भी बच्चे हो, अब उनको किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का टीम आपके पास अब आ चुका है आपको एक बेहतर रिजल्ट लाने में हेल्प करने के लिए। एक बेहतर लेक्चर के माध्यम से, एक बेहतर नोट्स के माध्यम से आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए आइकॉनिक स्टूडेंट्स सर्वप्रथम प्रयास कर रहा है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे अगर बात करें तो हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास। ठीक है, जिसका हम लोग पहले लेक्चर में हम लोग अध्ययन किए हैं कि यूरोप कहाँ है, और राष्ट्रवाद की परिभाषा को हम लोग पहले लेक्चर में समझे हैं कि राष्ट्रवाद वास्तविक में होते क्या हैं, राष्ट्रवाद की क्या परिकल्पनाएं हैं, राष्ट्रवाद क्यों ज़रूरी है, राष्ट्रवाद क्या है, इन सभी बातों को हम लोग पहले लेक्चर में समझे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझें कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पृष्ठभूमि को हम लोग समझे हैं लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में हम लोग यह देखें कि फ्रांस में किस तरह से क्रांति हुई, वहाँ के शासक, वहाँ के जो राजा थे, उनको किस तरह से गद्दी से बेदखल कर वहाँ की जनता क्या हुई, गद्दी पर अपना अधिकार की, किस तरह से वहाँ पे राजतंत्र का दमन किया गया, राजतंत्र को समाप्त कर एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य का स्थापना किया गया। लेक्चर 2 में हम लोग इस सभी बातों को देखे हैं। और लेक्चर 3 में भी हम लोग थोड़ा अगर बात करें तो हम लोग उसमें भी देखें कि वियना कांग्रेस सम्मेलन क्या है, और फिर यूरोपीय क्रांति क्यों हुई थी, क्या है, इन सभी बातों पे हम लोग अध्ययन किए हैं। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम क्या था, इसकी क्या विशेषताएं थी, ये सब हम लोग बात कल के लेक्चर में समझे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप हमारे पुराने लेक्चर को देखकर ही आए होंगे। ठीक है, अगर आप पुराने लेक्चर को नहीं देखते हैं तो आप प्लीज़ उस चीज़ को देख लीजिए, क्योंकि इतिहास ऐसा विषय है कि आपका पृष्ठभूमि, आपका बेसिक कम से कम थोड़ा तो जानकारी होना चाहिए, तभी आपको वर्तमान की समस्याओं का समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आप प्लीज़ अगर शॉर्टकट मारना चाह रहे हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है, आपको पूरा लेक्चर देखना होगा, समझना होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की क्या विशेषता थी, क्या वजह था, क्यों हुआ, और इसका परिणाम क्या निकले, इन सभी बातों को आपको समझना होगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे अगर बात करें तो हम लोग यह भी देखे थे कि इटली के एकीकरण में 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति का योगदान था, जिसमें मेजीनी थे, काउंट काबुल थे और गैरीवाल्डी थे। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि इटली के एकीकरण का प्रथम चरण के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त किए थे। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अपना सेकंड जो लेक्चर है आज जो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं वह है एकीकरण का दूसरा चरण। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे इटली का दूसरा चरण को समझते हैं हम लोग। ठीक है, पहले चरण को हम लोग पार्ट 3 नेक्स्ट पिछले चैप्टर में हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है। चलिए, इटली के एकीकरण का दूसरा चरण गैरीवाल्डी द्वारा पूरा हुआ। ठीक है, हम लोग कल के लेक्चर में समझे थे कि गैरीवाल्डी कौन थे, काउंट काबुल कौन थे, मेजीनी कौन थे, इन सभी के बारे में थोड़ा विस्तार से हम लोग समझने का कल प्रयास किए थे। ठीक है, तो दूसरा चरण जो इटली का एकीकरण था ये किनके प्रयासों से हुआ, तो गैरीवाल्डी के प्रयासों से किया गया। उसने युवकों को एक सशस्त्र टुकड़ी गठित कर जो लाल कुर्ती के नाम से कहलाते थे। ठीक है, यह जो अपने संगठन बनाए थे, अपने ग्रुप बनाए थे, इस ग्रुप का नाम क्या था, तो लाल कुर्ती। याद रखिएगा बाबू, आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है।
और पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। ये 3 व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनके बारे में 100% पूछा ही जाता है। अगर पूछ देगा कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी ने किस नाम से संगठन बनाया था, तो क्या बनाया था? गैरिबाल्डी ने जो संगठन बनाया था, जो ग्रुप बनाए थे, वह क्या था? तो लाल कुर्ती, रियल शर्ट्स। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो उसने इसकी सहायता से 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित किया। ठीक है, किसके सहायता से? तो लाल कुर्ती के संगठन की सहायता से। इसमें युवाओं का टुकड़ी था, युवाओं का संगठन था। उसके बाद सिसिली की राजधानी पोर्लेमा पर विजय हासिल किया। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा क्विंटल इमेल्युअन ने प्रतिनिधित्व के रूप में सत्ता संभाली। ठीक है, क्या किया? गैरिबाल्डी ने क्या किया? तो पोर्लेमामे पर विजय हासिल किया। उसके बाद गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की। गणतंत्र का मतलब प्रजातंत्र, लोगों के लिए। ठीक है, गणतंत्र की स्थापना की। और यहाँ का शासन कौन संभाले? तो क्विंटल इमैनुअल। इनके बारे में हम लोग कल समझे थे। क्विंटल इमैनुअल कौन थे? क्विंटल इमैनुअल ही काउंट काबुल क्विंटल इमैनुअल के क्या थे? तो मंत्री थे, ये प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। ठीक है, धीरे धीरे देखिए ये कहाँ तक पहुँच रहे हैं हम। बहुत विशेष व्यक्ति हैं बाबू ये। ठीक है, 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई तथा दक्षिण इटली के जीते हुए राज्य को बिना किसी संधि के क्विंटल इमैनुअल को सौंप दिया। देखिए ये सब जगह जीत रहे हैं और सौंप किसको रहे हैं? तो क्विंटल इमैनुअल को सौंप रहे हैं, इनको शासन करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्विंटल इमैनुअल ने गैरिबाल्डी के दक्षिण क्षेत्र के शासक बनाने का प्रस्ताव दिया, किंतु उसने उसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्विंटल इमैनुअल ने गैरिबाल्डी को दक्षिण क्षेत्र का शासक बनाने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि मुझे दक्षिण साइड का जो है वो शासक दे दो, लेकिन किंतु उसने क्या किया? अस्वीकार कर दिया, उसने मानने से इनकार कर दिया तथा अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिए। देखिए कितने बड़े ये राष्ट्र व्यक्ति थे, राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र प्रेमी थे। कौन? गैरिबाल्डी। बहुत बड़े एक राष्ट्र प्रेमी थे। इनको आप सबको पढ़ना चाहिए, इनसे कुछ सीखना चाहिए आप सभी को। ठीक है ना, ये अपने देश से, अपने राष्ट्र से, अपने वहाँ राष्ट्र के लोगों से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि वहाँ पे पहले राजतंत्र को, जहाँ जहाँ राजतंत्र था, समाप्त किए। इटली के एकीकरण करने का पूर्णतः इनका जीवन का एक ही प्रयास था। और इन्होंने जो भी युद्ध में जो भी कुछ हासिल किए, वो सब जितनी भी संपत्ति प्राप्त किए, वो सब संपत्ति क्या किए? तो अपने राष्ट्र को समर्पित कर दिए। मतलब अपने देश, अपने राष्ट्र के विकास हेतु क्या कर दिए? दान दे दिए। बहुत बड़ी बात है बाबू। ठीक है, समर्पित कर किसान की भांति जीवन जीने लगे। देखिए इतना बड़ा कोई व्यक्ति होगा जो अपने देश से इतना ज़्यादा प्यार करता हो, अपने जीवन की जितने भी संपत्ति थे वो सब कुछ दान कर दिए अपने देश के विकास हेतु, और वह एक किसान के जैसा जीवन जीने लगे। क्विंटल इमैनुअल को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है, संयुक्त राजा। संयुक्त इटली पहले क्या था? पहले टुकड़ों में इटली बटा हुआ था। ठीक है, हम कल का लेक्चर में आपको बताएं सब कुछ। ठीक है, उसके बाद इसको संयुक्त राज्य मतलब पूरा एकत्र करने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? तो क्विंटल इमैनुअल, गैरिबाल्डी, काउंट काबुल और मेजिनी, ये 3 व्यक्ति थे जिनके द्वारा। ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? तो गैरिबाल्डी थे। क्विंटल इमैनुअल को सब कुछ वहाँ का पूरे इटली का क्या कर दिया? संयुक्त राजा घोषित कर दिया गया। तब पीदमोंट सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली राज्य रख दिया गया। देखिए यहाँ पे आपको बन गया MCQ क्वेश्चन। ठीक है, MCQ क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि इटली का पुराना नाम क्या था। ऑप्शन में कुछ दे देगा, तो आपको याद रखना है कि इटली का पुराना नाम पीदमोंट सार्डिनिया था। इसका नाम बदलकर इटली राज्य की स्थापना की गई। कोई समस्या यहाँ तक? तो प्लीज़ बताइए। सेकंड हम लोग बात करेंगे इटली के एकीकरण का तीसरा चरण तथा अंतिम चरण।
अगर आपसे बात की जाए कि इटली का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो याद रखिएगा 3 चरणों में हुआ। ठीक है, आपको दे दिया जाए ऑप्शन में चरण 1, चरण 2, चरण 4, चरण 5, तो प्लीज़ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर ऑप्शन में 3 नहीं रहेगा मतलब यह क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है। अगर 3 रहेगा तो आप 3 में टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो कल इन विशेष व्यक्ति के बारे में हम लोग कल अध्ययन किए। ये कौन थे? तो काउंट काबुल थे। ठीक है, किसके मंत्री थे? तो क्विंटल इमैनुअल के मंत्री थे। इन्होंने इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके बारे में भी हम लोग कल बात कर चुके हैं। हम लोग इटली के एकीकरण का अंतिम चरण देख रहे हैं। ठीक है, वेनेशिया और रोम पर अब भी क्रमशः ऑस्ट्रिया और पोप का राज था। ठीक है, पोप कौन होते हैं? तो पोप वहाँ के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे पोप। जैसे आप देखते होंगे कि जो क्या बोलते हैं, चर्च में आप लोग जाते होंगे तो चर्च में जो फादर होते हैं ना, उस फादर के पद के भी ऊपर होते हैं पोप। ठीक है, उसे क्या एक धार्मिक प्रमुख होते हैं, इतना याद रखिएगा, धार्मिक प्रमुख होते हैं। जिस तरह से हम लोग के धर्म में पंडित होते हैं ब्राह्मण लोगों के लिए, ठीक है, मुसलमानों में मौलवी होते हैं, उसी तरह से क्रिश्चियनों में क्या होते हैं? पोप होते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया और पोप के राज था पहले वहाँ पे। ठीक है, शेष इटली का एकीकरण क्विंटल इमैनुअल ने किया। ठीक है, कुछ भागों में तो गैरिबाल्डी ने किया और जो बचे भाग थे उसे क्विंटल इमैनुअल ने किया। प्रसा ने 1870 में रोम पर आक्रमण कर दिया और फ्रांस ने रोम से अपनी सेना बुला ली। ठीक है, क्या किया? प्रसा एक देश था, एक, ठीक है, एक स्थान था जिसने क्या किया? 1870 ईस्वी में रोम पर क्या किया? रोम पर आक्रमण कर दिया और फ्रांस ने रोम से अपनी सेना बुला ली। मतलब क्या हो गया कि रोम कमज़ोर पड़ गया। इसका फायदा उठाकर इमैनुअल ने रोम पर आक्रमण कर दिया। अब रोम क्या बढ़ गया? रोम कमज़ोर पड़ गया तो कोई भी फ़ायदा उठाएंगे। कोई दुश्मन अगर कमज़ोर पड़ जाता है तो उसके जो दुश्मन राज्य रहते हैं, दुश्मन कोई मित्र होते हैं, तो कभी भी आप अगर कमज़ोर पड़ जाते हैं, आपके कोई दुश्मन इर्द गिर्द है तो आप पे अचानक वार कर ही देंगे। ऐसा यह वास्तविक में देखा जाता है कि आपके अगर कोई जीवन में दुश्मन है और जब आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, जब आपके 2-3 दोस्त हैं, सब में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, सब अलग हो जाएगा, जब आप अकेले पड़ जाते हैं तो इसमें तीसरा व्यक्ति क्या होता है? फ़ायदा उठा लेता है। यही बात है। हम आपको कल के लेक्चर में यह भी बताए थे कि यह क्या थे? एक बेहतरीन कूटनीतिक थे, कूटनीतिकार थे, राजनीतिक कूटनीतिकार। ठीक है, तो इसी का फायदा उठाकर इमैनुअल ने रोम पर आक्रमण कर उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया। रोम ने स्वतंत्र और संयुक्त इटली की राजधानी बनाई। ठीक है, रोम में क्या बनाया गया? तो संयुक्त राजधानी बनाई गई। किसकी? इटली की। कोई समस्या यहाँ तक है तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा। अगर आगे हम लोग बात करें तो जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, अब है जर्मनी का एकीकरण। देखिए इमेज के माध्यम से आपको बैकग्राउंड में समझाया गया है, जर्मनी दिखाया गया है। जर्मनी भी एक इटली की भांति 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र था। ठीक है, क्या था? जर्मनी भी इटली के जैसा एक क्या था? इटली के जैसा अलग अलग था। ठीक है, पूरा बटा हुआ था। 19वीं शताब्दी की यह बात है कि इसकी भौगोलिक क्या थी? स्थिति अभिव्यक्ति थी। जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जर्मन राष्ट्रवाद का उदय, जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि के निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। आप लोग से अगर पूछ दिया जाए कि जर्मनी एकीकरण में, जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप प्लीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, इसको दिया जाता है तो नेपोलियन बोनापार्ट को यह दिया जाता है। कोई समस्या? क्योंकि उसने 1860 में जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था और यही से जर्मन लोग में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। कोई समस्या? राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था? तो यहाँ पे जर्मनी में इटली के द्वारा जीत कर क्या किया था? यहाँ पर राइन राज्य का स्थापना किया गया था, निर्माण किया गया था, जिसे देखकर यहाँ के लोगों में क्या हुआ था? जागृति की भावना उदय हुई थी। कोई समस्या? आगे अगर हम लोग बात करें तो जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व, ठीक है,
इस पे हम लोग बात करेंगे। फ्रैंकफर्ट संसद, फ्रैंकफर्ट संसद को अगर हम लोग बात करें, फ्रैंकफर्ट संसद, ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को भड़का दिया। क्या हुआ? 1848 की क्रांति हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देखे हैं। 1848 क्रांति फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति जर्मनी के राष्ट्रवाद को क्या किया? भड़का दिया। दूसरे देश में अगर कुछ होता है, आंदोलन होता है, कोई विद्रोह होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके जो पड़ोसी राज्य हैं, उसके जो पड़ोसी देश हैं, उस पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है। वहाँ के लोग भी क्या होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। यही चीज़ यहाँ हुआ है। दूसरे और मेटरनिक युग का अंत हो चुका था, ठीक है। दूसरे और मेटरनिक युग हम लोग पढ़े अंत हुआ। जर्मन राष्ट्रवादियों ने पुराने संसद सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया और यहाँ पर निर्णय हुआ कि प्रशा का शासन फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। यही फ्रेडरिक विलियम है, ठीक है। जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। समस्त जर्मन राज्य को एकीकृत कर, थोड़ा सा यहाँ मिसिंग, एकीकृत मतलब एक जगह कर क्या किया जाएगा तथा लोकतांत्रिक वैधानिक राज्य के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू, क्या हुआ फिर से समझे। फ्रेडरिक संसद का वहाँ का संसद है, जिसमें 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। इससे क्या हुआ? तो जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना भड़क उठा। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो वहाँ पे मेटरनिक युग का अंत हो गया। मेटरनिक युग वहाँ चल रहा था। मेटरनिक कौन था? हम लोग पहले लेक्चर में इसके बारे में अध्ययन किए हैं। जर्मन राष्ट्रवादी ने पुराने संसद सभा को समाप्त किया और फ्रेडरिक में बुलाया गया एक सभा। यहाँ निर्णय हुआ कि प्रशा का जो शासक है उसे फ्रेडरिक विलियम तथा जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। जो प्रशा का जो शासक है, समझ रहे हैं ना आप बात। अब समस्त जर्मन राज्य को एकत्रित किया गया, जो अलग अलग टुकड़े में बटे हुए थे ना जर्मन। यहाँ पे हम लोग पढ़े ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि 300 छोटे छोटे भागों में जर्मनी बटा हुआ था। इन सभी को एकीकृत किया गया और केंद्रीकृत कर यहाँ पे क्या किया गया? लोकतंत्र के लिए क्या किया गया? लोकतांत्रिक तथा वैधानिक राजतत्व के शासन सिद्धांत को अपनाया गया। कोई समस्या किसी को यहाँ समझने में? परंतु फ्रेडरिक ने उस व्यवस्था को मनाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह ऑस्ट्रिया संघर्ष से बचना चाहता था। यह बहुत दुख की बात है। वह क्या चाहता था? ऑस्ट्रिया से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। कुछ दक्षिण राज्य ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। फलतः असेंबली भंग हो गई। जो बैठक हुई थी, जो बैठकें बुलाई गई थी, वह भंग हो गई, क्योंकि जो बैठक में अगर कोई सहमति नहीं होगा, कोई बात नहीं बनेगी, तो वहाँ तो भंग हो जाएगी ना। वहाँ के जो लोग हैं, जो मीटिंग करने आए हैं, जो उसमें तो क्या हो गई, उसमें बहस हो जाएगी विचार नहीं मिलने पे। यही बात हुआ यहाँ पे। बिस्मार्क, जर्मनी एकीकरण में योगदान। बिस्मार्क की, यह बिस्मार्क है, देखिए सबका इमेज के माध्यम से समझिएगा। ओटो वन बिस्मार्क का जन्म 1812 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ब्रेंडनबर्ग में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था बाबू? ब्रेंडनबर्ग में हुआ था। वह प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिक था, ठीक है। यह भी क्या थे? एक राष्ट्रवादी थे और कूटनीतिक थे। कूटनीतिक का मतलब होता है, हम आपको पहले बताएं, दो देशों के बीच, दो राज्यों के बीच राजनीतिक संबंध अच्छा बनाना तथा अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए एक बेहतर क्या करना, एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना, एक बेहतर नियमावली बनाना, ये सब कूटनीति का काम होता है। 1862 में वह प्रशा का प्रधानमंत्री बना। कौन? बिस्मार्क, ठीक है। 1862 ईस्वी में वह प्रशा का प्रधानमंत्री बना। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति का महत्व को समझता था, अतः उसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। अब यहाँ पे पूछ देगा कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किसने अपनाई, और पूछेगा ही ये सब। देखिए ऑब्जेक्टिव कहीं आसमान से नहीं बनता है, हम बार बार आपको बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव
कहीं ना कहीं इन छोटे छोटे सेंटेंस से ही निकाले जाते हैं, ठीक है ना। आप लोग क्या करते हैं, बच्चे अधिकतर इस सेंटेंस को नहीं देखना चाहते हैं, यहाँ पे वो मिसिंग कर देते हैं। सेंटेंस को देखिए, लेक्चर को पूरा सुनिए, विश्वास कीजिए मेरे पे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। 100% दावा हम करते हैं, क्योंकि हमारे नोट्स, बहुत सालों से एक्सपीरियंस रहा है हमारे नोट्स से, कितने बच्चे सफल हुए हैं। तो हम 100% आपसे विश्वास दावा के साथ कह सकते हैं, मेरे नोट्स, मेरे लेक्चर पे 100% आप यकीन कीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं है। बार बार हम हर लेक्चर में सबको समझाते हैं, ठीक है। तो क्या किया इसने जर्मनी के जो योगदान, जर्मनी के एकीकरण में इसने क्या किया था, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई। अंततः बिस्मार्क को जर्मनी का सम्राट बनाने में सफलता भी मिली। इसके लिए उसने 3 युद्ध लड़े, ठीक है। जर्मनी को एक करने में उसने क्या करे, 3 युद्ध लड़े। डेनमार्क के साथ युद्ध पहला, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में क्या किया, तो सेल्विंग और हॉल्स्टीन राज्यों में मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण किया। सेल्विग और हॉल्स्टीन राज्य के मुद्दे को लेकर, 2 राज्य के मुद्दे को लेकर, जैसे शत्रु को उसने अपने पक्ष में लेकर डेनमार्क को पराजित कर सेल्विंग और पर अधिकार प्राप्त किया तथा हॉल्स्टीन ऑस्ट्रिया को मिला दिया। कोई समस्या? आगे हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, यह दूसरा युद्ध है किसका, बिस्मार्क का। 1865 ईस्वी में गेस्टिन की विराम संधि द्वारा देखिए यहाँ पे, गेस्टिन की विराम संधि के द्वारा अस्थायी ठीक है, अस्थायी व्यवस्था निश्चित हुई। बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति से फ्रांस, रूस, इंग्लैंड को अपनी ओर खींच लिया। देखिए हम क्या बताएं, कूटनीति क्या होता है, दूसरे देशों के, अपने दुश्मन देश, अपने जो कह सकते हैं जिसके खिलाफ हम कई षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसके खिलाफ मेरा युद्ध होने वाला है, तो दूसरे देशों के उसके खिलाफ भड़का दें और उसको अपने क्या कर दें, अपनी ओर खींच ले, अपने साथ मिला लें, इसे कूटनीति कहते हैं, ठीक है ना। तथा इसे अपने राष्ट्र के लिए फ़ायदा होता है, इनका योगदान हमारे राष्ट्र के लिए क्या होगा, फ़ायदा होगा ना, इसे राजनीतिक कूटनीति कहते हैं। तो इसमें क्या किया बिस्मार्क ने, क्या किया बिस्मार्क ने, यही कूटनीति का फ़ायदा उठाते हुए, प्रयोग करते हुए फ्रांस, रूस, इंग्लैंड को अपनी ओर मिला लिया। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रो प्रासा को भी युद्ध अथवा सेडोवा युद्ध में पराजित किया। पूछ देगा आपसे कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को किस युद्ध में पराजित किया, तो प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा, सेडोवा युद्ध, याद रखिएगा बाबू, सेडोवा युद्ध में पराजित हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया पराजित हुआ तथा 23 अगस्त 1866 के प्राग संधि के द्वारा जर्मन महासभा भंग कर दिया गया, ठीक है। आप सबसे बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डेट और ईस्वी मतलब साल याद रखिएगा, शासक का नाम याद रखिएगा, युद्ध कहाँ हुआ और कौन संधि हुआ, इन 4 बात को याद रखिएगा ना। हिस्ट्री आपको कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई भी नहीं, ठीक है। इसके स्थान पर 22 राज्यों का एक उत्तरी जर्मन संघ स्थापित किया गया। देखिए 22 राज्यों को मिलाकर एक उत्तरी राज्य जर्मन का स्थापना किया गया, जिसका प्रधान प्रसा का सम्राट बनाया गया, ठीक है। फ्रांस के साथ युद्ध भी हुआ, तीसरा युद्ध है यह फ्रांस के साथ। कब हुआ, तो 1870 से 71 में। प्रसा ने अपनी सैन्य शक्ति मजबूत कर फ्रांस को युद्ध के लिए भड़काया, ठीक है। प्रसा ने अपनी सैन्य शक्ति मजबूत कर किसको भड़काया, फ्रांस को युद्ध के लिए भड़का दिया। 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के विरुद्ध क्या किया था, गद्दी की घोषणा की, युद्ध की घोषणा कर दी। कब की, तो 19 जून 1870 ईस्वी को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने, याद रखिएगा हम बार बार बोल रहे हैं, समय, साल, राजा, इन सभी चीज़ को याद रखिएगा, घोषणा कर दी। सीडा के युद्ध में फ्रांसीसी की जबरदस्त हार हुई, महासंघ में मिल गया,
1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा फिर से आया एक संधि। जब भी युद्ध होगा, जब भी संधि होगा, दो लोगों के बीच समझौता होगा तब तो कोई झगड़ा, अगर मानकर चलिए आपके बीच किसी का, आपका मित्र में झगड़ा हो गया, तो इस झगड़े को निपटाने के लिए दोनों के बीच कोई तो आएगा, कोई तो छुड़ाएगा दोनों का लड़ाई, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि। कोई समस्या? चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हो गया। 18 जनवरी 1871 को वर्साई के सीम महल के विलय प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया। उसे केसर की उपाधि से विभूषित किया गया। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण सैन्य शक्ति के बल पर हुआ। ठीक है, देख लिए हम लोग जर्मनी का संधि। हाँ, यहाँ पे आप सबसे पूछ दे कि वर्साई की संधि कब हुई, तो याद रखेगा 18 जनवरी 1871 ईस्वी को वर्साई की संधि हुई। वर्साई की संधि के पश्चात क्या बात हुई, तो वर्साई की संधि में क्या हुआ, तो क्या किया गया था, जर्मनी को क्या किया, एकीकरण कर दिया गया। कोई समस्या? इसी के साथ आप सबका यूरोप में राष्ट्रवाद लेक्चर समाप्त होता है। क्या होता है? यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो प्लीज़ इस पूरे चैप्टर को हम प्रयास किए हैं कि अच्छे से अच्छे, आसान से आसान शब्दों में आपको समझा पाएँ ये पूरे कहानी को। ठीक है ना, तो 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर ऐसे ऐसे कर आप प्लीज़ 2 बार 3 बार कर देखिएगा। इसे पूरा 4 पार्टों में समझाने का प्रयास किया गया है। और बिलीव कीजिए, मेरा भरोसा कीजिए, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं होगा। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। यह मेरा एक दिन का काम नहीं है और यह मेरा एक अनुभव कह रहा है। विश्वास मेरा कीजिए, भरोसा कीजिए अपने भाई पे। ठीक है, तो आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए कि अच्छा एक रिजल्ट आपको आए और हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर अभी तक अपने दोस्तों को नहीं बताए हैं, अपने सहपाठी को नहीं बताए हैं, तो प्लीज़ उन सबको बता दीजिए कि यह जो आइकॉनिक स्टूडेंट है, यह एकमात्र ऐसा चैनल है जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमेशा आपके साथ है और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्गदर्शन के साथ, एक अच्छे नोट्स के साथ आपके क्या कर रहा है, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आपको सहयोग प्रदान कर रहा है। ठीक है, हाँ, आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और प्लीज़ कोई भी समस्या हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप लोग बिना सोचे समझे कमेंट कीजिए। कमेंट का हम प्रयास करेंगे कि जवाब दें और आपको फिर से हम कोशिश करेंगे कि एक आसान शब्दों में समझा पाएँ। प्रयास हमारा यही है कि हम आपको अच्छे से अच्छे चीज़ का नॉलेज दें और आसान शब्दों में समझा पाएँ, ताकि आपका यह सफ़र, यह लक्ष्य जो आपका है वह आप प्राप्त कर सकें। ठीक है, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, बहुत 2-3 तरह का अलग अलग पब्लिकेशन का बुक पढ़ते हैं ताकि बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना है, कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जो बच्चा को इस टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में छूट जाए। इसलिए हम बहुत अलग अलग तरह का बुक पढ़ते हैं, उसके बाद आपके लिए नोट्स बनाते हैं, फिर लेक्चर लेते हैं, तो थोड़ा थक जाते हैं। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, तब हमको क्या मिलेगा, मनोबल मेरा बढ़ेगा, मुझे मोटिवेट मिलेगा कि हमारे बच्चे हमारे दर्द को समझ रहे हैं और हमें इनके दर्द को समझना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हम अपने वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।